मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ पेरेटो अनुकूलतम की दशाएं। प्रसिद्ध इटालियन अर्थशास्त्री विल्फ्रेड पेरेटो कल्याणवादी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान उनका यह है कि उन्होंने आर्थिक कल्याण के परिवर्तनों को मापने का एक निश्चित मापदंड प्रस्तुत किया है। पेरेटो ने पीगू के उपयोगिता के संख्यात्मक माप तथा अंतर्वैयक्तिक तुलना के विचार को स्वीकार नहीं किया तथा उसके स्थान पर उपयोगिता के क्रमवाचक विचार को प्रस्तुत किया। चूंकि पेरेटो के कल्याण का विश्लेषण पुरानी आर्थिक विचारधारा से पूर्णतः अलग है, अतः इसको नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र का नाम भी दिया जाता है। पेरेटो के विचार की मुख्य रूप से दो बातें हमको यहाँ पर समझना है। पहला है पेरेटो सुधार और दूसरा है पेरेटो अनुकूलतम। पेरेटो सुधार के संबंध में उनका मत है कि आर्थिक कल्याण की दृष्टि से एक परिवर्तन को वांछनीय या सुधारात्मक तभी कहा जा सकता है जबकि वह परिवर्तन बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए कम से कम एक व्यक्ति की स्थिति को बेहतर बनाता है। इस धारणा को हम पेरेटो सुधार कहते हैं। आइए अब हम एक रेखा चित्र की सहायता से समझते हैं। चित्र में हम देख रहे हैं दो अक्ष हैं, ए और ओ एक्स और ओ वाई। ओ एक्स अक्ष में ए की क्रमवाचक उपयोगिता है और ओ वाई अक्ष में बी की क्रमवाचक उपयोगिता है। हम ये मान लिए हैं कि समाज में दो व्यक्ति हैं और उनको अधिकतम, ये जो एल एम रेखा जो दिख रही है ये उपयोगिता संभावना रेखा कहलाती है। ये अपने संसाधनों के द्वारा एलएम से अधिक उपयोगिता प्राप्त नहीं कर सकते। ये उनके मैक्सिमम लिमिट को बतलाता है। यहाँ पर पेरेटो सुधार को यदि हम समझें तो पी बिंदु से यदि हम चालू करें तो पी से टी का जो ये चलन है ये ए की उपयोगिता को बढ़ती हुई दिखा रही है। तो पी से एफ में हम यदि आते हैं तो ए की उपयोगिता बढ़ रही है लेकिन बी की स्थिर है। उसी प्रकार यदि हम P से R की तरफ चलें तो E बिंदु पर यदि हम पहुंचते हैं तो ये B की उपयोगिता में वृद्धि को बताएगा जबकि A की उपयोगिता स्थिर है। उसी प्रकार P से G में यदि हम जाएं तो A और B दोनों की उपयोगिता जो है वो बढ़ रही है। तो ये तीनों ही बिंदु E, G और F, ये तीनों ही बिंदु पेरेटो सुधार के अंतर्गत आएंगे। हम इधर आर या टी में नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारे संसाधनों के अंतर्गत नहीं आता है, हमारी सीमा के बाहर है। अब डी बिंदु की जहाँ तक बात है ये तो उपयोगिता संभावना रेखा में ही है, लेकिन इसे पेरेटो सुधार हम नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पी से यदि हम डी में जाते हैं तो उसमें B की उपयोगिता तो बढ़ रही है लेकिन A की उपयोगिता कम हो जाएगी। तो पेरेटो का कहना है कि A की उपयोगिता कम नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको पेरेटो सुधार मानेंगे। अब हम पेरेटो अनुकूलतम की दशाओं पर चर्चा करेंगे। कल्याणवादी अर्थशास्त्र की संपूर्ण विवेचना में पूर्ण प्रतियोगिता को एक वांछनीय आदर्श माना गया है। पेरेटो यह मानते थे कि जब समाज में पूर्ण प्रतियोगिता हो तभी हमारा जो अनुकूलतम का जो विचार है वो हम अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त कर सकेंगे। तो अधिकतम सामाजिक कल्याण केवल पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है। पेरेटो अनुकूलतम के अनुसार समाज कल्याण उस समय अधिकतम होता है जब किसी दूसरे व्यक्ति को पहले से बुरी स्थिति में लाए बिना किसी भी व्यक्ति की स्थिति पहले से अच्छी बनाना संभव ना हो। तो ये जो स्थिति है कि हम जब तक किसी एक व्यक्ति की स्थिति को बुरा ना करें हम दूसरे की स्थिति को बेहतर नहीं बना सकते। तो जब हम इस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो वो एक अनुकूल सामाजिक अनुकूलतम की स्थिति पेरेटो उसको मानते हैं। पेरेटो ने सामाजिक अनुकूलतम का पता लगाने के लिए वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण की दशाओं का हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम विनिमय अनुकूलतम की दशा क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे।
तो यहाँ विनिमय अनुकूलतम दशा जो है ये तब उत्पन्न होती है जब किन्हीं दो व्यक्तियों के लिए दो वस्तुओं के संबंध में प्रतिस्थापन की सीमांत दर एक दूसरे के बराबर हो। इसको हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये OA जो है वो A व्यक्ति की उपयोगिता को शो करेगा। X वस्तु और Y वस्तु दो वस्तुएं हैं, और OB जो है वो B व्यक्ति की उपयोगिता है। ये जो बॉक्स हम देख रहे हैं इसको हम एजवर्थ बाउले बॉक्स भी कहते हैं। यानी दो व्यक्तियों की उपयोगिता को हम इस प्रकार से मर्ज किए हैं कि ये एक बॉक्स की तरह हमें दिखलाई पड़ रहा है। यहाँ एक व्यक्ति की जो उपयोगिता रेखा है, जो उदासीनता वक्र की सहायता से हम इसको दर्शा रहे हैं। जैसे यहाँ IC1A, IC2A, IC3A, IC4A, मतलब ये जो जैसे जैसे हम उदासीनता वक्र में दाहिनी ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम A व्यक्ति की उपयोगिता में वृद्धि हो रही है ये प्रदर्शित कर रहे हैं। उसी प्रकार B व्यक्ति के दृष्टिकोण से यदि देखें तो ये IC1B, 2B, 3B, 4B, ये B व्यक्ति की उपयोगिता इस तरफ से बढ़ रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि A व्यक्ति जो है वो सबसे कम उपयोगिता में है तो B व्यक्ति उस समय सबसे अधिक उपयोगिता में है। ये 4B है जबकि ये IC1A है। यदि हम A की उपयोगिता को बेहतर करेंगे तो B की उपयोगिता कम हो जाएगी। इसी प्रकार हम और यदि A की स्थिति बेहतर करेंगे तो B की स्थिति खराब होगी। तो ये इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं कि जैसे जैसे हम A की स्थिति को बेहतर करते हैं तो B की स्थिति को खराब करना पड़ सकता है, और वैसे ही यदि हम B की स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो A की स्थिति को हमको खराब करना पड़ेगा। तो समाज जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो इसे ही पेरेटो ने सामाजिक अनुकूलतम की स्थिति कहा है। अब दूसरी स्थिति है साधनों के अनुकूलतम आवंटन की दशा। साधनों के अनुकूलतम आवंटन की दशा हम उत्पादन के क्षेत्र में देखते हैं। यहाँ हम उदाहरण के लिए यह दशा तब उत्पन्न होती है जब किन्हीं दो फर्मों के लिए किन्हीं दो साधनों के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान होनी चाहिए, जिनके द्वारा उसी वस्तु के उत्पादन के लिए इन दोनों साधनों का प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ पर समोत्पाद वक्रों की सहायता से इसको समझ सकते हैं। यहाँ हम उदाहरण के लिए मान लिए हैं दो वस्तु हैं X और Y, और दो साधन हैं, श्रम और पूंजी हम मान सकते हैं, और दो फर्म हैं। ये जो इसको भी हम एजवर्थ बाउले बॉक्स में प्रदर्शित किए हैं। ये फर्म B हो गया, ये फर्म A हो गया। X साधन Y साधन फर्म A के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, उसी प्रकार X और Y साधन फर्म B के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। तो ये जो हम रेखाएं देख रहे हैं IP1A, IP2A, ये समोत्पाद रेखाएं हैं फर्म A की। तो फर्म A जो है वो साधन X और साधन Y, इन दोनों का उपयोग करके IP1A पर उत्पादन की मात्रा उसकी दिखलाई पड़ रही है। उसी प्रकार जैसे जैसे हम दाहिनी ओर बढ़ेंगे फर्म A का उत्पादन का मात्रा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और यदि हम इधर से आएँ तो फर्म B का उत्पादन जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम फर्म A के उत्पादन मात्रा को बढ़ाएंगे उन साधनों का उपयोग करके, तो हमको B के द्वारा अपनाए गए साधन की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, और B का यदि हम बढ़ाते हैं तो हमको A की जो उत्पादन मात्रा है उसमें हमको कमी करनी पड़ेगी। और ये जो हम रेखा देख रहे हैं CC रेखा, ये उन बिंदुओं को जोड़ती हुई रेखा है PQRS, जो बहुत सारी ऐसी अनुकूलतम बिंदु हमको दिखलाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें सर्वोत्तम बिंदु कौन सा होगा इसके लिए पेरेटो मौन है। वो कहते हैं सभी अनुकूलतम बिंदु हैं, लेकिन सर्वोत्तम बिंदु कौन सा होगा इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। फिर तीसरी दशा है उत्पादन के दिशा की दशा। किन्हीं दो वस्तुओं का उपभोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए
उन वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर उनके बीच रूपांतरण की सीमांत दर के बराबर हो। इसका अर्थ है कि दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर उनके बीच रूपांतरण की सीमांत दर के बराबर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर दो वस्तुओं का उपभोग करने वाले जो एक व्यक्ति है उसकी यहाँ पर हम चित्र के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर वस्तु x और वस्तु y है, वो x अक्ष और ये वो y अक्ष है। यहाँ एक जो छोटा इसके अंदर जो हमें ये अक्ष दिखलाई पड़ रहा है SQ और QT, ये एक व्यक्ति के द्वारा x और y की कितनी मात्रा का वो उपयोग कर रहा है इस चीज़ को हम शो करेंगे। ये जो A और B रेखा दिख रही है उपयोगी उत्पादन संभावना रेखा है, रूपांतरण वक्र हम इसको कहेंगे। उसमें उस व्यक्ति की जो उपयोगिता को प्रदर्शित करने वाली IC1 रेखा है, ये G बिंदु पर इसको काट रहा है। इस बिंदु के आधार पर यदि हम देखें तो वह व्यक्ति जो है वो GM वस्तु, जबकि QM X वस्तु का उपभोग कर रहा है, QM और GM। लेकिन यहाँ पर वो अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में नहीं है, जबकि समुदाय के द्वारा उत्पादन जो है वो X वस्तु का ON और Y वस्तु का NG, ये इतना उत्पादन हो रहा है। अब यदि हम उस व्यक्ति की स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो वो उस व्यक्ति का जो उदासीनता वक्र है वो IC2 इस रूपांतरण वक्र के स्पर्श करते हुए यदि हम खींचें तो यहाँ पर रूपांतरण की दर MRT और MRS, ये MRS के लिए ये जो IC2 बिंदु है जो E बिंदु पर रूपांतरण वक्र को स्पर्श कर रहा है। इस स्थिति में यदि हम आते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Y की EF मात्रा जबकि X की QF मात्रा, जो पहले से X की अधिक मात्रा वो उपयोग कर रहा है, और समुदाय के द्वारा EG मात्रा Y की जबकि OG मात्रा X का उत्पादन किया जा रहा है। मतलब FG, और इधर यदि हम देखें तो X की OG मात्रा टोटल उत्पादन हो रहा है जो समुदाय के अन्य व्यक्ति जिसका उपभोग करेंगे। मतलब यहाँ पर MRT और MRS दोनों E बिंदु पर बराबर हैं, जो उत्पादन की दिशा की दशा को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद विशिष्टता की अनुकूलतम दशा। किन्हीं दो वस्तुओं का उत्पादन करने वाले दो फर्मों के लिए उन दो वस्तुओं के बीच रूपांतरण की सीमांत दर बराबर हो। रूपांतरण की सीमांत दर MRT वह दर है जिस पर एक वस्तु का परित्याग करना पड़ेगा ताकि संसाधनों की उसी मात्रा से दूसरी वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सके। इसको हम चित्र की सहायता से देखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं फर्म A है, X और Y दोनों वस्तुओं का यदि उत्पादन करता है वो, तो OD मात्रा में वो X वस्तु का उत्पादन कर रहा है, जबकि CD मात्रा में वो Y वस्तु का उत्पादन कर रहा है। जबकि फर्म B जो है वो X वस्तु की OF मात्रा जबकि Y वस्तु की वो EF मात्रा का उत्पादन कर रहा है। अब यदि हम समाज में विशिष्टता की अनुकूलतम दशा को देखें तो ये जो फर्म A का जो डायग्राम हम देख रहे हैं, इसके ऊपर यदि हम फर्म B के इस चित्र को पलट कर रख दें, इस तरीके से ये पलट कर रख दें, तो DC मात्रा में Y और EF मात्रा में ये जो Y मात्रा जो है EF, ये हमको इस रूप में दिखेगा जहां पर ये कटान बिंदु है LD और FL। तो कुल Y वस्तु की मात्रा इस स्थिति में FD
कुल y वस्तु का उत्पादन हो रहा है और GH x वस्तु का उत्पादन हो रहा है। तो ये L बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटे हैं। लेकिन इस स्थिति में वो शर्त पूरी नहीं हो रही है कि दोनों फर्मों का रूपांतरण वक्र बराबर हो। तो उसके लिए हम ये जो फर्म बी का जो ये चित्र है उसको यदि हम थोड़ा सा सरका दें इस प्रकार, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये B1 P1 जो रूपांतरण वक्र है वो R बिंदु पर TA रूपांतरण वक्र जो फर्म A का रूपांतरण वक्र है उसको R बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इस बिंदु के आधार पर यदि हम देखें तो Y वस्तु की मात्रा दोनों फर्मों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है तो कुल मात्रा हो गई Mn जो कि FD से अधिक है, और X वस्तु की मात्रा KS जो GH से अधिक है। तो X और Y दोनों वस्तु की मात्रा जो है वो समाज में बढ़ जाती है। तो ये विशिष्टता की अनुकूलतम दशा को प्रदर्शित करता है कि यदि दोनों फर्में एक समान स्थिति में पहुंचा दें, इस प्रकार से रूपांतरण की सीमांत दर दोनों वस्तुओं का ऐसे बराबर हो जाए तो समाज को इससे लाभ होगा। इसके बाद साधन वस्तु उपयोग की अनुकूलतम दशा। किसी एक साधन तथा किसी एक वस्तु के बीच रूपांतरण की सीमांत दर किन्हीं दो फर्मों के लिए समान होनी चाहिए जो कि उस साधन का प्रयोग तथा वस्तु का उत्पादन करती है। यदि एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए एक साधन की सीमांत उत्पादकता कम हो तो साधन की कुछ इकाइयों को अधिक उत्पादक फर्म में स्थानांतरण करने से कुल उत्पादन बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं दो फर्में हैं, फर्म ए और फर्म बी। फर्म ए जो है वो ओ के साधन उपयोग करके एन के वस्तु का उत्पादन कर रहा है, ये उत्पादन रेखा है उसकी ओ ए। उसी प्रकार फर्म बी जो है वो O1M साधन उपयोग करके LM वस्तु का उत्पादन कर रहा है। अब यहाँ पर यदि हम रूपांतरण की सीमांत दर दोनों फर्मों का यदि हम बराबर करने का प्रयास करें तो यहाँ हम देख रहे हैं फर्म ए का जो ये डायग्राम है वो इधर रखा गया है। इसका जो ये चित्र है ये इस रेखा को ध्यान में रखते हुए ये रेखा है, और फर्म बी की जो रेखा है उसको हमने ये पलट के रखा, ये Q1B। तो ये दोनों रेखा जो L बिंदु और इधर ये जो N बिंदु है इन दोनों को जो काटते हुए ये चीज आप देख रहे हैं ये P बिंदु पर है। इस आधार पर यदि हम देखें तो दोनों फर्मों के द्वारा जो कुल उत्पादन है वस्तु का वो MK है। मतलब फर्म A जो है वो PK और फर्म B जो है वो MP, ये उत्पादन की मात्रा है MK। अब ये यहाँ पर चूंकि रूपांतरण की सीमांत दर बराबर नहीं है दोनों फर्मों का, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से यहाँ सरकाएंगे कि ये जो रेखा आप रेड कलर में देख रहे हैं ये इसको स्पर्श करते हुए ई बिंदु पर उसको हमने इस प्रकार से सरकाया। तो कुल मात्रा जो है वस्तु की वो RS हो गया। मतलब फर्म ए जो है वो ES और फर्म बी जो है वो RE। तो कुल मात्रा RS जो कि MK से अधिक है। तो इस प्रकार दोनों फर्मों ने मिलकर जब ये इन वस्तु का उत्पादन किया, दोनों को रूपांतरण का सीमांत दर जब बराबर हुआ और अधिक उत्पादक फर्म में जब उसको स्थानांतरित किया गया तो कुल उत्पादन में इस तरीके से ये वृद्धि हुई है। तो ये एक स्थिति है पेरेटो के अनुकूलतम दशा की।
इसके बाद हम आ जाते हैं पेरेटो अनुकूलतम या पेरेटो के जो विचार हैं उनकी क्या क्या आलोचनाएं हुई हैं, जिसमें हम पहली आलोचना देख रहे हैं। पेरेटो ने अपने विश्लेषण में नैतिक निर्णय का सहारा लिया है, जबकि वे मानते हैं कि उनका सिद्धांत इससे मुक्त है। जैसे हम सभी जानते हैं कि पेरेटो ने हमेशा से ये कहा कि उनका जो सिद्धांत है वो अंतर्वैयक्तिक तुलना और नैतिक निर्णय को नहीं मानता, जबकि उनके जितने भी हमने विचार देखे, चाहे पेरेटो सुधार के संबंध में हो चाहे अनुकूलतम के संबंध में हो, उसमें कहीं न कहीं नैतिक निर्णय का सहारा उन्होंने लिया है, भले ही वो इस चीज को मानते नहीं है। दूसरी आलोचना हम देखते हैं, इसकी व्यवहारिकता सीमित है। सामान्यतः हम देखते हैं कि पेरेटो ने जो भी बातें बतलाई हैं वो व्यवहारिक जीवन में हमको कहीं पर दिखलाई नहीं पड़ता है। तीसरी आलोचना है, इस मानदंड का अधिकतम सामाजिक कल्याण बिंदु को निर्धारित नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि जैसे हमने विनिमय अनुकूलतम में भी देखा, उत्पादन के साधनों के आवंटन में भी देखा, उसमें अधिकतम सामाजिक कल्याण बिंदु कौन सा होगा, उस बात के लिए पेरेटो मौन है। वो सभी बिंदुओं को अनुकूलतम बिंदु मानते हैं, लेकिन सर्वोत्तम या अधिकतम सामाजिक कल्याण बिंदु कौन सा होगा इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कहते। इसलिए भी उनके अनुकूलतम दशा की आलोचना की जाती है। फिर अगली आलोचना है, यह समाज में विषम आय वितरण की स्थिति के संबंध में मौन है। मतलब कि यदि समाज में आय का वितरण विषम है तो उसको किस तरीके से हम धन की समानता समाज में स्थापित हो, उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, इसके संबंध में पेरेटो ने अपना कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। तो इसलिए भी इनके सिद्धांत की आलोचना की जाती है। वो सिर्फ जो भी बेहतर स्थिति है उसकी बात करते हैं, लेकिन हम आय के वितरण को समान कैसे करें इसके बारे में पेरेटो ने कुछ भी नहीं कहा है। तो ये कुछ बहुत संक्षेप में मैंने इनकी आलोचनाओं को बतलाया है, हालांकि और भी हैं कुछ आलोचनाएं। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि पेरेटो के प्रति न्याय तथा औचित्य की दृष्टि से स्वीकार किया जाना चाहिए कि इनका कल्याण विश्लेषण कम से कम दो व्यक्तियों, दो देशों के बीच क्रमशः वस्तुओं के विनिमय अथवा व्यापार के लाभों की स्पष्टता पूर्वक व्याख्या करता है। तो पेरेटो के कुछ तो हमको उन्होंने उनका जो भी योगदान है वो महत्वपूर्ण है। कुछ क्षेत्रों में हम उनके इस योगदान का उपयोग निश्चित रूप से करते हैं। तो मेरा आज का ये जो पेरेटो अनुकूलतम की दशाओं पर जो विचार था वो मैंने आपके समक्ष रखा।